हेलो एवरीवन, आज डेट है 24 दिसंबर 2020 और द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। जो हमारी फर्स्ट न्यूज है वो जल्लीकट्टू को लेकर के है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बोला है कि कोविड-19 की जो गाइडलाइंस दी गई हैं उनको आपको फॉलो करना है। बुल टेमर्स को ऐसा बोला है और आप जल्लीकट्टू गेम को कर सकते हो। अब जल्लीकट्टू गेम्स क्या है, कब होता है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखो, तमिलनाडु जो स्टेट है वहां पर पोंगल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। जब नॉर्थ इंडिया में मकर संक्रांति 14 जनवरी को सेलिब्रेट की जाती है, उसी समय पर तमिलनाडु में पोंगल जो फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। जो पोंगल फेस्टिवल है वो हार्वेस्ट फेस्टिवल है, मतलब फसल के लिए डेडिकेटेड है। वहाँ के लोग भगवान सूर्य नारायण को इस फेस्टिवल को डेडिकेट करते हैं, उनके लिए अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं कि आपने इतनी रोशनी दी जिसकी वजह से हमारी फसल पक गई। तो गॉड सन को डेडिकेटेड है ये फेस्टिवल। 3 दिन तक चलता है। फर्स्ट डे को बोलते हैं भोगी पोंगल, सेकंड डे को बोलते हैं सूर्य पोंगल और थर्ड डे को बोलते हैं पोंगल के मट्टू पोंगल। और जब ये थर्ड डे आता है ना, मट्टू पोंगल, उसी दिन जल्लीकट्टू जो गेम है उसको सेलिब्रेट किया जाता है, उसको खेला जाता है। देखो, जो तमिल कैलेंडर है उसका पहला मंथ आता है ताई, और उसका जो पहला दिन होता है ना, उसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है पोंगल फेस्टिवल। अब इस जल्लीकट्टू में क्या होता है कि बहुत सारे लोग अपने अपने बैल लेकर के आते हैं और उन बैल के बड़े बड़े क्या होते हैं, हॉर्न होते हैं, सींग होते हैं। और जो भी इसमें प्राइज होती है, जितनी भी प्राइज जीती जाती है लोगों के द्वारा, वो कॉइन्स को एक कपड़े में बांध करके उनके सींगों पर बांध दिया जाता है। फिर बहुत सारे लोग इस गेम में उतरते हैं, उस बैल को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और उसके सींग के ऊपर जो कॉइन्स बंधे हैं उनको गेट करने की, प्राप्त करने की, एक्वायर करने की कोशिश करते हैं। ये होती है जल्लीकट्टू। देखो, इसको लेकर के बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी, बहुत सारे प्रोटेस्ट चले थे। एनिमल जो प्रोटेक्शन लोग हैं, प्रोटेक्टर हैं, उन्होंने इसके खिलाफ काम किया था कि देखो, इसमें जानवर को परेशान किया जाता है इस गेम्स के दौरान, और इसके लिए काफ़ी केस चले थे। लेकिन बाद में इसको अहेड किया, मतलब गवर्नमेंट ने बोला कि आप रेगुलर कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी लोगों की जो भावनाएं हैं वो इस गेम्स के थ्रू जुड़ी हुई थी। इस गेम में बहुत सारे न केवल जानवर घायल होते हैं बल्कि लोगों की डेथ तक हो जाती है। तो ये जल्लीकट्टू पोंगल के बारे में हमने देखा। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो केयर्न एनर्जी को लेकर के है। देखो, इंडियन गवर्नमेंट और केयर्न एनर्जी के बीच में एक डिस्प्यूट चल रहा था, टैक्स डिस्प्यूट। और ये डिस्प्यूट शुरू होता है 2014 से, रेगुलर केस चलता रहता है। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका हेडक्वार्टर है नीदरलैंड हेग में, वहाँ पर केस का रिजल्ट आता है और इंडिया के अगेंस्ट आता है। इंडिया को रुपए देने पड़ेंगे केयर्न एनर्जी को। अब ये केयर्न एनर्जी जो कंपनी है वो यूरोप की लीडिंग इंडिपेंडेंट ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन और डेवलपमेंट कंपनी है। और ये जो कंपनी है ना, केयर्न एनर्जी, वो लंदन स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है। इससे पहले हमारी गवर्नमेंट ने एक केस हो रहा था अगस्त सितंबर के लगभग वोडाफोन के खिलाफ। केयर्न एनर्जी ने बोला है कि इंडिया और यूके के जो एग्रीमेंट है ये उसका ब्रीच आउट है। उसके साथ में, मतलब जो हमारे साथ समझौता किया गया उसमें विश्वासघात किया जा रहा है। हमारे यहाँ पर फ्री एंड फेयर ट्रेड के लिए बोला गया था हमारे साथ जो एग्रीमेंट हुआ, लेकिन बाद में रेट्रोस्पेक्टिव जाकर के टैक्स लगाए जा रहे हैं। मतलब इंडिया में ये कंपनी जब आई और उससे पहले के समय में कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं कि टैक्स लॉ में, और बोला गया है कि तब से आपके ऊपर भी वो टैक्स लगेंगे। तो केयर्न एनर्जी का ये दावा था कि जब हमने इंडिया में एस्टेब्लिश किया, उस समय में जो समझौता हुआ था उसको ब्रीच आउट करके इंडियन गवर्नमेंट काम कर रही है। तो यहाँ पर फैसला गया है केयर्न एनर्जी के पक्ष में, और इंडिया को अब रुपए पे करने पड़ेंगे विद इंटरेस्ट। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो शेड्यूल कास्ट को लेकर के है। देखो, शेड्यूल कास्ट के बहुत सारे लोग आफ्टर 10th अपनी एजुकेशन को छोड़ देते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाहती है कि वो लोग अपनी एजुकेशन को ना छोड़ें और अपनी जो स्टडी है उसको परस्यू करें। तो जो स्कॉलरशिप स्कीम है उसको चेंज किया गया है, और नई स्कॉलरशिप स्कीम में 60-40 का रेशियो रखा गया है। मतलब 60% सेंटर देगी और 40% स्टेट पे करेगा उस स्कॉलरशिप स्कीम में, ताकि जो बच्चे हैं वो अपनी एजुकेशन को रेगुलर रख सके।
पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम दी जा रही है बच्चों को, शेड्यूल कास्ट के बच्चों को। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो DTH को लेकर के है, डायरेक्ट टू होम सर्विस। गवर्नमेंट ये चाहती है कि उसमें 100% FDI आ जाए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। 100% FDI के लिए कैबिनेट ने, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव दे दिया है डायरेक्ट टू होम सर्विस में। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो एडिटोरियल पेज से है, वहां पर एक पिक्चर है और एक कुछ डाटा दिए गए हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। देखो जो फर्स्ट पिक्चर है वो तो है इंडिया को लेकर के। यूके में नया स्ट्रेन आ गया है कोविड का, तो यहाँ पर पिक्चर के थ्रू दिखाया गया है कि अब इंडिया को डर लग रहा है कि नया स्प्रेडर आ गया है, सुपर स्प्रेडर, क्योंकि ये बोला जा रहा है कि कोविड-19 का जो नया स्ट्रेन है वो काफी खतरनाक है। देखो ऐसा नहीं है कि ये नया स्ट्रेन यहीं पर पकड़ा गया है, इससे पहले भी कोविड-19 का जो वायरस है उसका काफ़ी म्यूटेशन हो चुका है, और हो सकता है बहुत बार म्यूटेशन हुआ हो और वो जांच में आ ही नहीं पाया हो। तो ये म्यूटेशन हो रहा है, रेगुलर म्यूटेट होता है वायरस, तो ये ज़्यादा कोई मतलब जो हमारे नॉर्मल फ्लू होता है ना, उसका वायरस भी म्यूटेट होता है, तो टाइम के साथ में म्यूटेट होता रहता है। इसी तरीके से कोरोना वायरस भी म्यूटेट हुआ है और उसका नया स्ट्रेन पकड़ा गया है यूके में, तो उसको पिक्चर के थ्रू दिखाया गया है। नेक्स्ट डाटा है, देखो आर्कटिक जो सी है वहां पर बर्फ, ऐसा बोला जा रहा है कि हिस्ट्री में सेकंड बार बर्फ जितनी जमनी चाहिए थी उससे कम जम रही है। इससे पहले भी 2016 में टेम्परेचर बहुत हाई रहा था, जिसकी वजह से आर्कटिक सी में बर्फ नहीं जम पाई थी। जितना एक एवरेज है उससे काफ़ी कम बर्फ जमी है। और देखो ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर बर्फ जो है वो बहुत जल्दी तो पिघल जाती है और बहुत लेट से रीफ्रीज होती है। इसका कारण है कि टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, जो पानी है, समुद्र का जो पानी है वो काफ़ी गर्म हो गया है, और टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से बर्फ जल्दी पिघल जाती है लेकिन देर से जमती है। मिड मार्च से और मिड सितंबर तक बर्फ यहाँ पर पिघलना शुरू रहती है, जब तक बर्फ पिघलती रहती है, और मिड अक्टूबर से बर्फ दोबारा से जमना स्टार्ट होती है और मिड मार्च तक लगभग ये जमती रहती है। तो ये एक प्रोसीजर चलता रहता है, लेकिन टेम्परेचर, वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से और एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा जो नुकसान पहुंच रहा है उसकी वजह से आर्कटिक सी में बर्फ़ जमना कम हो गई है, और जो बर्फ़ की जो सीड जमती है ना उसकी थिकनेस वो भी कम हो गई है। ये यहाँ पर कुछ डाटा दे रखा है। तो क्लाइमेट चेंज के लिए कल भी हमने एक आर्टिकल देखा था, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को 5 साल हो गए हैं, 2015 में एक क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था, और इसमें देखो उस एग्रीमेंट को करना और उसमें जो टारगेट फिक्स किए गए थे उनको इम्प्लीमेंट करना बहुत बड़ी बात है, और वो करना ही होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम हमारे प्लानेट को, अर्थ को सेव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो देखो, जम्मू एंड कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के पोल हुए हैं, और उसमें यह बोला जा रहा है कि जो 6 पार्टियां थी, 6 पार्टियां कौन कौन सी थी, जिसको गुपकर अलायंस के नाम से जाना गया है, जिसमें PDP थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, और 4 और पार्टियों ने मिलकर के गुपकर अलायंस बनाया था। उनको लीड मिल रही है स्पेशल कश्मीर वैली में। तो देखो ये आर्टिकल था, और मतलब एक तरीके से अगर ये देखा जाए तो बहुत सारी वहाँ पे टेररिज्म और बहुत ज़्यादा कोल्ड होने के बाद भी वहाँ के लोगों ने डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट किया और अपने राइट टू वोट का यूज़ किया था। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात हो जाती है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो नेपाल को लेकर के है। हमारा पड़ोसी देश, जहाँ पर 2015 में कॉन्स्टिट्यूशन बनता है और वहाँ पर मोनार्की से डेमोक्रेसी में चेंज होता है हमारा पड़ोसी देश, लेकिन वहाँ पर दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस देखने को मिल रहा है। वहाँ के PM KP ओली ने डिसोल्व करने के लिए पार्लियामेंट को बोल दिया है, तो वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच है, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। देखो जो अलायंस बना था KP ओली की गवर्नमेंट, KP ओली की जो पार्टी थी, और उसके अलग जो उनके अपोनेंट थे पुष्प प्रचंड दहल, उनके बीच में एक क्या बनता है,
सहयोग अलायंस बनता है, लेकिन बाद में कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ ये माना जाता है कि केपी ओली सारी पावर को अपने हाथ में रखना चाहते थे। वो चाहते हैं कि कोई भी इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, कोई भी इम्पोर्टेंट जो पोस्ट है, अगर उसके लिए कुछ नियुक्ति हो, अपॉइंटमेंट हो, तो सारी पावर हाथ में हो पीएम की। इसके साथ में जो उनकी अलायंस जो पार्टी थी ना, जिनके साथ में वो सहयोगी बने थे, उनको उन्होंने पावर डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया। मतलब ज़्यादातर जो मेजर जो पोस्ट है वो अपनी पार्टी के लोगों को ही दी, अपने अलायंस के लोगों को कोई भी पद, कोई भी मिनिस्ट्री पद उन्होंने नहीं दिया। तो इसी की वजह से उनकी पार्टी के अंदर ही उनका विरोध हो रहा था। उनके अपोनेंट उनके साथ में नहीं थे। उन केपी ओली एक ऑर्डिनेंस लेकर के आते हैं, उनकी पार्टी के लोग बोलते हैं कि आप इस ऑर्डिनेंस को वापस ले। तो इससे सामने आया कि उनकी जो पार्टी है उसके अंदर ही उनकी सपोर्ट में कमी है। तो ये नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की कुछ स्थिति चल रही है। अब आगे देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट बेंच के पास चला गया है। अब उनका सुप्रीम कोर्ट क्या देता है इसमें फैसला। देखो, वैसे वहां पर नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लियर आर्टिकल दिया गया था कि अगर वहां पे कोई भी पार्टी एक गवर्नमेंट बनाने में, उसको मेंटेन कराने में सक्षम नहीं है, तो 5 साल का जो टर्म फिक्स किया गया था ना पार्लियामेंट का, उससे पहले भी डिजोल्व किया जा सकता था। लेकिन ये शर्त रखी थी कि कोई भी पार्टी एबल नहीं होनी चाहिए गवर्नमेंट बनाने में। लेकिन जो केपी ओली की जो सरकार है, केपी ओली की जो पार्टी है, उसको तो 2/3 बहुमत मिला था। फिर कैसे वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेकडाउन हो गया? इसलिए वहां के सुप्रीम कोर्ट की ब्रांच के पास में ये केस गया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो यूके के स्ट्रेन को लेकर के है कि यूके में जो स्ट्रेन आया है वो देखना होगा कि जो वहाँ पर फाइजर जो वैक्सीन बनी है वो सपोर्ट कर पाएगी नहीं, उसके एफिकेसी के ऊपर, उसकी एफिशिएंसी के ऊपर कुछ प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, देखो नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो पुतिन से लेकर के है। रसिया के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर व्लादिमीर पुतिन, और यूएस के नए प्रेसिडेंट बन रहे हैं जो बाइडेन, जो 20 जनवरी को लेंगे अपनी ओथ। तो इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि देखो, रशिया के ऊपर जब ट्रंप की गवर्नमेंट थी तो काफी बैन लगाए गए थे, कार्सा एक्ट के थ्रू लगाया गया था। और रशिया से जो भी वेपन्स खरीद रहे हैं उन देशों के ऊपर भी सैंक्शन लगाए जा रहे हैं यूएस के द्वारा। तो रशिया ऑप्टिमिस्टिक मतलब अपनी ऑप्टिमिस्टिक व्यू देख रहा है कि जो बाइडेन जब गवर्नमेंट आ रही है तो हो सकता है कि कुछ चीजें चेंज हो जाएं। जब ट्रंप की गवर्नमेंट थी तो G8 से रशिया निकल गया और वो G8 जो ग्रुप है वो G7 में चेंज हो गया, क्योंकि रशिया के ऊपर कुछ सैंक्शन लगा दिए गए थे। तो पुतिन कुछ ऑप्टिमिस्टिक अपने आप को देख रहे हैं कि जो बाइडेन की जो गवर्नमेंट है उससे क्या चेंज होने वाला है। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।